नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और आप लोग देख रहे हैं संस्कृत स्पेस का यूट्यूब चैनल, जिसपे हम लोग प्रोफेसर बैच के साथ जुड़ते हैं और आप मेरे साथ जुड़ते हैं। वो टॉपिक है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान की आज से पहले 2 क्लास आ चुकी हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में देखा था भाषा की परिभाषा और भाषा का वर्गीकरण, चाहे वो आकृति मूलक हो, परिवार मूलक हो, योगात्मक हो, योगात्मक हो, अयोगात्मक हो। दूसरी क्लास हमारी ध्वनियों को लेकर के थी, जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, संघर्षी ध्वनियां, स्पर्श ध्वनियां, स्वर ध्वनियां, अर्ध स्वर ध्वनियां। आज का जो क्लास है वो भाषा विज्ञान के तीसरे टॉपिक को लेकर के है, जिसमें हम लोग मानवीय ध्वनि यंत्र और ध्वनि परिवर्तन के कारण को पढ़ेंगे। पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अभी तक मैंने जब पेपर देखे पिछले वर्षों के, तो 1-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिला, कहूं तो एक ही। बाकी इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन थ्योरिकल टॉपिक है, ये थ्योरी वाले प्रश्न हैं, क्योंकि जो ध्वनि परिवर्तन के कारण है, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ज्यादातर ध्वनि परिवर्तन के कारण से न पूछ करके ये एक एक्सप्लेन करने का तरीका हो सकता है ध्वनि परिवर्तन, लेकिन यहाँ से प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं। अर्थ परिवर्तन के कारण पूछे गए हैं। दूसरा, मानवीय ध्वनि यंत्र, ये एक प्रैक्टिकल क्राइटेरिया होता है, इसलिए यहाँ से ज्यादा प्रश्न अभी तक नहीं आए हैं। तब भी हम लोग यहाँ से पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज इसमें जाननी चाहिए और क्या चीज पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, मानवीय ध्वनि जो यंत्र है, मानवीय ध्वनि यंत्र, पहले तो ये जान लीजिए कि भाषा मुख्य कारण है। विचारों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से हम लोग संवाद स्थापित कर पाते हैं, उसका जो मूल कारण है वो भाषा है। और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो बोलने की मौखिक इकाई, वो वर्ण ही है। और वर्ण की जो उत्पत्ति होती है, वर्ण का जो उत्पादन होता है, वो वायु के माध्यम से होता है। आप लोग पाणिनि शिक्षा में पढ़ भी चुके हैं, आत्मविद्या समेत अर्थान मनोयुक्ते विवक्षया, कि वायु के द्वारा ही क्या होता है, वर्णों की उत्पत्ति होती है। उस वायु जो है आभ्यंतर कारण है, जो अंदर की वायु है, जब श्वास नली के माध्यम से बाहर निकलती है तब वह वर्णों को जन्म देती है। लेकिन वो किस किस स्थान को छू करके हमारे जो आभ्यंतर पूरा जो यंत्र है, जो अंदर का जो यंत्र है, जो संसाधन है, किस प्रकार से वर्णों को उच्चारित करते हैं, वही हम लोग मानवीय ध्वनि यंत्र में समझते हैं। वाग यंत्र इसको कहा जाता है। तो देखा जाए तो मानवीय ध्वनि यंत्र कहने का मतलब इसने स्पष्ट कर दिया है कि ध्वनि यंत्र है, ये ध्वनि यंत्र लिखा है। मानवीय ध्वनि यंत्र का मतलब है मानव के शरीर में होने वाला जो ध्वनि के यंत्र है, जो ध्वनि के संसाधन है, जो ध्वनि को उत्पन्न करने वाले संसाधन है, जिनको वाग यंत्र कहा जाता है। मानवीय ध्वनि यंत्र का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, कर्ण और स्थान। इसमें कर्ण है और स्थान है। कर्ण स्थान दोनों ही आवश्यक हैं, जिसमें से अगर मुख के अंदर होने वाले उच्चारण स्थान नहीं होंगे तो ध्वनियों का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये प्रत्यक्षतया जो उच्चारण स्थान है और कर्ण है, ये प्रत्यक्षतया ध्वनि के उत्पादन में कारण होते हैं। ठीक है, ध्वनि शब्दोच्चारण में सहायक होने वाले मुखस्थ, अभिघात, उच्चारण स्थान, कर्ण, श्वास नली, काकल, जिह्वा, गलबिल इत्यादि सभी ध्वनि यंत्र कहलाते हैं। ध्वनि यंत्र का कहने का मतलब है ध्वनि को उत्पादन करने वाले जो संसाधन, ध्वनि को उत्पन्न करने वाले जो भी यंत्र। तो ध्वनि को उत्पन्न करने वाले जो भी यंत्र होंगे, मुखस्थ, मुख में रहने वाले, चाहे वो वायु का विघात हो, चाहे उच्चारण स्थान हो, चाहे कर्ण हो, चाहे श्वास नली हो, चाहे काकल हो, काकल मतलब होता है कंठ, चाहे जिह्वा हो, काकू, गलबिल हो, इत्यादि सभी क्या कहलाते हैं, ध्वनि यंत्र कहलाते हैं। ध्वनि यंत्र वायु से कार्य करता है, उससे ही ध्वनि प्रवाहित होती है। मैंने आपको बताया कि ध्वनि यंत्र वायु से कार्य करता है। वायु के वेग को, जैसे यहाँ पर देखोगे तो इसको स्वर यंत्र कहा जाता है। ये उठा जो स्थान होता है, यहाँ पर वायु जो अभिघात होती है तब जाके भिन्न भिन्न स्थानों पर जाती है। तो ये सब जब तक नहीं होगा, ध्वनि यंत्र नहीं होंगे, तो वर्णों का सटीक उच्चारण नहीं हो पाएगा। ध्वनि के उत्पादन के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, ये आपको पता ही है। ध्वनियों के उत्पादन के लिए आवश्यक अंगों की भी आवश्यकता पड़ती है। आपको पता है, अगर हमको किसी वर्ण का उच्चारण करना है तो तत्तद अंगों का, जहां से वायु अभिघात होकर के मुख विवर से बाहर निकलती है, तत्तद अंगों का भी आवश्यक होना जरूरी है। इसलिए जिसकी क्या होता है कि जिसके कोई विकार है, जिसकी जिह्वा में कोई विकार है, जिसके कंठ में कोई विकार है, या किसी अन्य यंत्र में कोई विकार है, तो वो ठीक प्रकार से उच्चारण नहीं कर पाता है। जैसे जिसकी जिह्वा में विकार होता है, कहते हैं तुतलाकर बोल रहा है, इसका मतलब उसका जो संसाधन है, उसका जो ध्वनि यंत्र है, वो ठीक नहीं है। समझ में आ गया? तो यहाँ से वैसे ज्यादा प्रकार क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तब भी हम समझने का प्रयास करेंगे।
तो लिखा है जिन अवयवों या अंगों की सहायता से, मानवीय अवयव कहिए, शरीर के अंदर होने वाले अवयव कहिए, अवयवों या अंगों से, या मानव शरीर की संरचना के अंदर जो वर्णोत्पत्ति में सहायक अंग होते हैं उनकी सहायता से भाषा ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। भाषा ध्वनियों का, जैसे भाषा है कोई, संस्कृत भाषा है, वो संस्कृत भाषा की ध्वनियां हो, हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की ध्वनियां हो, अंग्रेजी भाषा है, उस भाषा की ध्वनियां हो, उन्हें वाग्यंत्र, ध्वनि यंत्र या उच्चारण अवयव कहा जाता है उन अंगों की सहायता से जब उच्चरित होती है भाषा। ठीक है, ध्वनि यंत्र में क्या आता है? फेफड़े आते हैं, श्वास नली आती है, स्वर, देखो ये प्रत्यक्षतया कारण है, बाकी और भी चीज होती है। ठीक है, श्वास नली होती है, एक स्वर नली होती है, ठीक है, ग्रसन नली होती है, स्वर यंत्र होता है, काकल होता है, गलबिल होता है, नासा विवर होता है, मतलब नाक का छिद्र, कोमल तालु, मूर्धा, दंत, बाकी जितने भी उच्चारण स्थान हैं सब प्रत्यक्ष रूप से सहायक हैं। जिह्वा जिसको काकू कहा जाता है, इत्यादि रूप से मानव शरीर के अंदर जितने भी स्थान हैं, जो अंग हैं, जो शब्दोच्चारण में, शब्दोत्पादन में कारण बनते हैं, वो सभी वाग यंत्र से कहे जाते हैं, वो सभी ध्वनि यंत्र से कहे जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे आप लोग फेफड़े को देखोगे, फेफड़े वायु प्रदान करते हैं, वायु में वायु जो पंप चलती है, हम लोगों का जो पंपिंग होती है जिससे वायु का निर्माण होता है, वो फेफड़े निर्माण करते हैं वायु उससे। अब श्वास नली होती है जिसको ट्रैकिया कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है, श्वास निश्वास का काम करती है, अर्थात जो श्वास नली होगी बाहर की जो श्वास है उसको क्या करेगी? अंदर लेगी, और अंदर की श्वास को क्या करेगी? बाहर करेगी। अंदर की जो दूषित श्वास होती है उसको बाहर करती है। बाहर आने वाली वायु से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। शरीर के अंदर जो शरीरस्थ वायु है जब वो बाहर निकलती है तो उससे क्या होता है? वर्णों का उच्चारण होता है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि श्वास से या निश्वास से वर्णों का उच्चारण, वर्ण ध्वनियों का उच्चारण किस श्वास से होता है? तो निश्वास से होता है, श्वास प्रश्वास से नहीं होता है, निश्वास से होता है। अर्थात जब हम बाहर निकालते हैं, सांस जो छोड़ते हैं, तब क्या होता है? ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, ध्वनियों का उत्पादन होता है। स्वर यंत्र क्या करता है? श्वास नली के ऊपर होता है, ऊपर भाग में स्थित होता है, जिसको मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र कहा जाता है। ये पूछा जा सकता है कि मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र किस यंत्र को कहा जाता है? तो स्वर यंत्र को कहा जाता है। इसकी स्थिति श्वास नली के ऊपर होती है। काकल किसे कहते हैं? कंठ को कहते हैं। ध्वनि के उत्पादन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है, क्योंकि कंठ एक सबसे पहला स्थान है जो मुख विवर में आने से पहले, सबसे पहले जो स्थान, अगर कंठ नहीं होगा तो बाकी स्थानों पर भी क्या होगा? उच्चारण स्थान नहीं बन पाएंगे, वहां पर वायु अभिघात नहीं कर पाएगी। इसलिए कंठ को क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से यह है क्योंकि जब तालु जो कोई वर्ण है, तालव्य वर्ण है, तालव्य वर्ण के लिए भी जो वायु आएगी वो भी कहां से आएगी? कंठ होकर के ही आएगी। इसलिए तालु वर्ण में क्या बना? अप्रत्यक्ष कारक बना। प्रत्यक्ष कारण क्या बनेगा? तालु स्थान बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, कर्ण या स्थान के, अब देखो ध्वनि उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से कारण होती है जिह्वा। जिह्वा ही एक ऐसे, तो जिह्वा कभी क्या आएगी? तालु को स्पर्श करेगी, क्योंकि वो वायु के वेग को रोकती है। एक तो ये है, यहां रुकेगी, और एक वायु का वेग जो होगा सामने स्वर यंत्र रोकेगा एक, और एक वायु रोकेगी। ठीक है, कर्ण या स्थान के भेद से ध्वनि यंत्रों को बांट दिया जाता है। कुछ कर्ण से बांट दिया जाता है, कुछ स्थान के भेद से बांट दिया जाता है, जैसे तालु यंत्र। स्थान के भेद से अगर हम जब बांटते हैं, तालु यंत्र, कंठ यंत्र, काकुद यंत्र, जिह्वा यंत्र, मूर्धा यंत्र, दंत यंत्र, श्वास यंत्र, हृदय यंत्र, इस प्रकार से हम इन यंत्रों को बांट देते हैं। बाकी यहाँ से कोई, मुझे नहीं लगता है कि जानने की कोई आवश्यकता है, यहाँ से कोई प्रश्न ज्यादातर नहीं पूछा जाता है। समझ में आ गया? तो मानवीय ध्वनि यंत्र में इतना ही जानना है आपको कि यहाँ से कोई भी प्रश्न आ जाए तो मानवीय ध्वनि यंत्रों में किस प्रकार से बांटते हैं? तो कर्ण से बांटते हैं, स्थान से बांटने हैं। जैसे मानवीय ध्वनि प्रसारण केंद्र किसको कहा जाता है? तो श्वास नली को कहा जाता है। इस प्रकार से निश्वास जो वायु होती है उससे क्या होता है? मतलब अंदर, शरीर के अंदर से आने वाली वायु के द्वारा ही शब्दों का उत्पादन होता है। या अन्य प्रकार से पूछ लिया जाएगा कि ये बताइए कि जो ध्वनि निर्माण होता है वो किससे होता है? तो ध्वनि का निर्माण मानवीय ध्वनि यंत्र के द्वारा, ध्वनि का निर्माण किस संसाधन से होता है? जो मुख्य संसाधन है वो वायु है। वायु जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी ध्वनि का निर्माण नहीं हो सकता, किसी भी ध्वनि का उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये क्लियर जान लीजिए। ठीक है, वायु ही अन्य अन्य स्थानों पर क्या करती है? अभिघात करती है, तब जाकर के क्या होता है? वर्णों का उत्पादन हो पाता है। ध्वनि परिवर्तन के कारण यहाँ से भी प्रश्न नहीं देखे गए हैं, इसलिए मैं छोटी सी 10-12 मिनट की क्लास में खत्म कर दूंगा। ये आपको क्लास आज ही प्राप्त हो जाएंगी। निरुक्तकार ने निर्वचन के 5 सिद्धांत उद्धृत किए हैं। ठीक है, इनके माध्यम से भी भाषा में परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि देखो
भाषा में परिवर्तन होता है तभी जाके अर्थ में परिवर्तन होता है। भाषा में परिवर्तन होगा, भाषा के परिवर्तन में मूल में क्या होता है, ध्वनि का परिवर्तन। ध्वनि का परिवर्तन है तो भाषा में परिवर्तन है, और भाषा में परिवर्तन है तो अर्थ में भी परिवर्तन होता है, ठीक है। और भाषा में परिवर्तन होता है, अर्थ में परिवर्तन होता है, ऐसा कह भी नहीं सकते हैं कि जैसे हम लोगों ने बोल दिया राम जा रहा है तो ये भी उसी अर्थ को बता रहा है, राम इज गोइंग भी उसी अर्थ को बता रहा है। लेकिन ये जरूर सटीक है कि ध्वनि का परिवर्तन जब होगा तो भाषा का परिवर्तन हो जाता है। इनके माध्यम, जैसे हम लोग भारतीय भाषा परिवार को अन्य परिवारों से जब दूर करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर ध्वनि परिवर्तन मुख्य कारण है। हमारे यहाँ उस उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियां हैं, उनके यहाँ उस भाषा को उच्चारण करने के लिए अन्य ध्वनियां हैं, ठीक है। लौकिक तौर पर अन्य भी ध्वनि परिवर्तन के कारण होते हैं। ये निरुक्तकार ने बताया है वैदिक ध्वनियों के बारे में कि वहां पर किस प्रकार से शब्दों का भाषा का निर्माण हुआ है, लेकिन लौकिक तौर पर क्या परिवर्तन हो सकते हैं। देखो, अब देखो, एक ही कस्य शब्द से भवः अपभ्रंशाः महाभाष्य, महाभाष्य कहते हैं, महाभाष्यकार कहते हैं, जब पशुसानिक आप पढ़ोगे गौ गावी गुड़ी गोता इत्यादि कि एक शब्द होता है उसके बहुत अपभ्रंश होते हैं। जैसे मनुष्य था, मानव बना, ठीक है, मनु, मानव, मनुष्य, आदम इत्यादि कई प्रकार से उसके अपभ्रंश बन गए, ठीक है ना। तो भाषा का प्रमुख तत्व क्या है, ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि नहीं होगी तो भाषा नहीं होगी, और ध्वनि में परिवर्तन आने से भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। ध्वनि परिवर्तन के मुख्य दो कारण होते हैं, कुछ आभ्यंतर कारण होते हैं, कुछ बाह्य कारण होते हैं। बाह्य कारण होते हैं, इनमें क्या होता है, बाह्य जो परिवर्तन होता है वो स्थितियां होती हैं, और आभ्यंतर कारण क्या होते हैं, जिनमें हम लोग स्वतः कमान सिद्ध करते हैं, स्वतः उस पर कमान करते हैं, ठीक है ना। सकारण ध्वनि परिवर्तन भी होता है, अकारण ध्वनि परिवर्तन भी होता है। तो इन सबको हम लोग देख लेते हैं एक बार कि जैसे आभ्यंतर कारण मैं बता देता हूं आपको कि आभ्यंतर कारण में क्या देखा जाता है। जैसे प्रयत्न लाघव, हम लोगों ने जैसे इनको क्या बोल देते हैं, बहुत ही सहज तरीके से हमको कोई चीज उच्चारण करनी है, मुख सुखार्थ, मुख के सुख के लिए हमको करना है तो प्रयत्न लाघव कर देते हैं। जैसे पहले हम किसी को सत्य बोलते थे, सत्य शब्द था, अब क्या बोल दे रहे हैं, सच बोल दे रहे हैं, सत्य को सत्य कर दिया। जैसे आप मान के चलिए एक शब्द है चक्र, उसको आजकल बोल दे रहे हैं चक्कर। हम वैसा बोल रहे हैं जैसे हमारे मुंह को अच्छा लग रहा है, जिसको बोलने में थोड़ी आसानी हो रही है, ज्यादा हमको झोल झपेटा नहीं करना पड़ रहा है या ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रयत्न लाघव, ठीक है, ज्यादा हमको संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, उस प्रकार से हम सरल में उच्चारण हम लोग कर देते हैं, ठीक है। लघुकरण की प्रवृत्ति, लघुकरण की प्रवृत्ति बहुत हो जाती है, जैसे अब देखी ही जा रही है, कोई भी हम लोग देते हैं जैसे एनटीए, उसका पूरा नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, लेकिन हम उसका क्या नाम कर दिए हैं, एनटीए, यूजीसी, जेएनयू, बीएचयू, डीयू, ये क्या है, लघुकरण की पूर्वता है। जैसे आप लोग देखोगे, आजकल देखोगे तो कई लोगों को जैसे बोलते हैं, जो अपनी बहन होती है, बड़ी बहन होती है, उनको लोग दीदी बोलते हैं, लेकिन आजकल एक शब्द चल रखा है, बोलते हैं दी। पहले बोलते थे बहन थी, जीजी थी, उसके बाद दीदी हुआ, और दीदी के बाद अब एक दी रह गया है, दी सिर्फ, तो दी से ही वो बोध हो जा रहा है, तो लघुकरण की प्रवृत्ति आ गई है। अनुकरण की अपूर्वता, अनुकरण की अपूर्वता भी देखने को मिलती है, अर्थात जो व्यक्ति जैसा बोल रहा है, पहले भाषा क्या होती है, परंपरा से प्राप्त होती है, इसलिए कहते हैं कि भाषा को सीखने के लिए माहौल चाहिए, आपको उस प्रकार का इन्वायरमेंट चाहिए, तो आपके पर भाषा, आप पर भाषा स्वतः आ जाएगी। तो अनुकरण की अपूर्वता है, अर्थात हम लोग अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं कर रहे हैं। आप लोग अपने गांव में जाएंगे तो आपकी जो क्षेत्रीय बोली थी या भाषा थी, वो जिस प्रकार के शब्द उस भाषा में आप लोगों ने 10 साल पहले देखे होंगे, 5-6 साल पहले देखे होंगे, वो आज के समय में नहीं है। समझ में आ रहा मेरी बात। तो अनुकरण की अपूर्वता है, आप लोगों ने अपने बाप दादा का, दादी अम्मा का अनुकरण नहीं किया, अपने हिसाब से चलने लगे हैं, अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करने लगे हैं। दूसरी बात क्या होती है, अशिक्षा होती है। आभ्यंतर कारण के लिए हम लोग शिक्षित नहीं है, तो हम लोग जैसे मास्टर साहब शब्द है, इसको मास साहब बोल देते। जैसे एक बोलता है मास्टर साहब कैसे हो, मास्टर साहब को मास साहब, डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब, इस प्रकार से हम लोग शब्दों का प्रयोग करने लगे। शीघ्र भाषण होता है, शीघ्र भाषण हम लोग जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या कर देते हैं, भाषा को संकुचित करते जा रहे हैं। भावावेश, भाव में आकर के हम लोग क्या कर देते हैं, जो मूल शब्द होता है उसका उच्चारण नहीं करते हैं। काव्यात्मकता, हम लोग काव्य की रचना करने लगे हैं तो आधे अधूरे शब्दों को उनमें प्रयोग कर रहे हैं। बलाघात, कहीं कहीं पर हम ज्यादा बल का प्रयोग कर देते हैं, कहीं कहीं पर हम कम बल का प्रयोग कर देते हैं। कृत्रिमता आ गई है, शब्दों को हम बना रहे हैं,
तोड़ तोड़ करके जो कोडिंग लैंग्वेज होती है उसमें क्या करते हैं, स्वयं ही निर्माण कर रहे हैं। भ्रामक विपत्तियों के आधार पर भी हम लोग क्या कर देते हैं, ध्वनियों में परिवर्तन कर देते हैं। समझ में आ गया। बाह्य कारण क्या है, भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव से ही ध्वनियों का परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि जैसे सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, तो शा को फारसी में जो शा था उसको क्या कहने जाता है, ह कहा जाता है। मिथिला में चले जाओगे ड को र कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये भौगोलिक प्रभाव के कारण भी क्या होता है, ध्वनियों में परिवर्तन होता है। सामाजिक प्रभाव होता है, हम समाज में रहते हैं, उस समाज की ही भाषा सीख जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी ध्वनियां हो जाती हैं। राजनीतिक प्रभाव के कारण हो जाता है। काल प्रभाव के समय के पहले समय में जो मैंने बताया पहले कि जो हम लोग हमारे पूर्वज हमारे गांव की भाषा बोलते थे उसमें ऐसे कुछ शब्द थे जो वर्तमान में गायब हो गए हैं, वर्तमान में वो शब्द सुनने को या देखने को नहीं मिलते हैं। तो वो काल का प्रभाव है। हमारे जो बाबा दादा हुआ करते थे उनके समय में हमारे गांव की बोली कुछ और थी, आज के समय में गांव की बोली क्या हो गई है, थोड़ी मिश्रित हो गई है। उसमें आधुनिक भाषा का भी प्रभाव दिखता है, किसी अन्य भाषा के भी शब्द देखने को मिलते हैं। लिपि दोष, हम लोगों को भाषा सीखनी है लेकिन किसी हम अन्य लिपि को पढ़ लिए, वहां पर दोष युक्त है तो मूल भाषा में रह करके हम लोग दूसरी भाषा सीख लिए। अन्य भाषाओं का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे वर्तमान की जो हिंदी है उसमें इंग्लिश भी देखने को मिलती है। आजकल ये ट्रेंड हो गया, कोई मंच से जब बोलता है तो उसमें हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है, इंग्लिश भी होती है, अन्य भाषाएं भी होती हैं। तो अन्य भाषाओं का प्रभाव। सादृश्य होता है कि दूसरे भाषा के समान अपनी भाषाओं को दिखाने के चक्कर में या अपनी भाषा को दूसरी भाषा के दिखाने के चक्कर में हम लोग क्या कर देते हैं, ध्वनियों का परिवर्तन कर रहे हैं। और स्वाभाविक विकास, कुछ कुछ क्या होता है कि हम अपने से स्वतः ही विकास हो जाता है। ठीक है, चाहे वो विकार से उत्पन्न हो चाहे वो अपने विवेक से उत्पन्न हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण देखे जाते हैं। ध्वनि परिवर्तन की अन्य दशाएं भी होती हैं, जैसे समीकरण। समीकरण में आप लोग देखोगे कि कुछ चीजें होती हैं, समीकरण थी, विषम थी, उनको सम कर दिया। जैसे हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी में सच्चित बनाते हैं। अब सच्चित में संधि विच्छेद जब सतचित करते हैं तो ये क्या था, तवर्ग है, और ये क्या है, चवर्ग है। तवर्ग ये है और चवर्ग ये, दोनों विषम ध्वनियां हैं। एक तवर्ग की है और एक चवर्ग की है, एक दंत ध्वनि है और एक दंतीय ध्वनि, और एक कौन सी ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है। लेकिन इसको स्पष्ट से क्या कर देते हैं, समीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सच्चित बन जाता है। क्लियर आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर समीकरण हो जाएगा। विषमीकरण है। विषमीकरण मतलब जैसे आप लोग क्या बनाते हो, जैसे मान के चलिए गद 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 व्यक्तायाम वाची के लिट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में जब हम लोग गगाद बना देते हैं तब कोष्ठ सूत्र से ग को क्या कर देते हैं, जगाद कर देते हैं। एक एक थे, ककार था उसको चकार कर दिया, तो विषमीकरण कर देते हैं। आगम कर देते हैं किसी वर्ण का। ठीक है, तो आगम से भी क्या हो जाता है, ध्वनि बदलेगी, भाषा भी बदलेगी। लोप कर देंगे। ठीक है, वर्णों का विपर्य कर देते हैं, दूसरे वर्ण को दूसरे वर्ण लेके बना देते हैं। वेद में देखने को मिलता था। महाप्राणीकरण होते हैं, अल्प प्राण ध्वनि को क्या करते हैं, महाप्राण कर लेते हैं। ठीक है, अल्प प्राणीकरण कर लेते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे भी आगे ग्रासमान नियम में। ठीक है, घोषीकरण, अघोषीकरण, संधि कार्य और मात्रा भेद इत्यादि प्रकार से भी ध्वनि के परिवर्तन देखे जाते हैं। तो ये टॉपिक मुख्य हैं, जहां से आपके प्रश्न यहां से ज्यादा बनने की संभावनाएं नहीं रहती हैं। बस ये पूछा जा सकता है कि ध्वनि परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, नीचे दिए कारण दे सकते हैं। आपके ये इन दो टॉपिकों के आंसर आप लोग अपने विवेक से दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हम तक चलिए, ये आपने देख ही लिया है कि प्रयत्न लाघव होता है, लघुकरण की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की अपूर्वता होती है, अशिक्षा होती है, शीघ्र भाषण होता है, भावावेश होता है, और काव्यात्मकता, बलाघात, कृत्रिमता इत्यादि प्रकार से क्या होता है कि भाषा ध्वनि में परिवर्तन आता है। और ध्वनि में परिवर्तन होने के कारण भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। पूछ लेगा निम्नलिखित कारणों में से ध्वनि के परिवर्तन मुख्य नीचे दिए गए विकल्पों में से ध्वनि परिवर्तन का कौन सा कारण नहीं है, तो कोई ऐसा चीज दे देगा आप स्वतः समझ जाए कि ये ध्वनि परिवर्तन में कारण नहीं हो सकता। अब उसने दे दिया कि मान के चलिए किसी ध्वनि के परिवर्तन बोल दिया हाथ का टूटना, तो हाथ का टूटना ध्वनि परिवर्तन में कारण नहीं हो सकता। ठीक है, जीभ का कटना हो सकता है। क्लियर हो गया। ऐसे आभ्यंतर कारण होते हैं, बाह्य कारण होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। युद्ध हो जाना, तो युद्ध हो जाना कोई ध्वनि परिवर्तन का बाह्य कारण नहीं बन पाएगा। क्लियर हो गया। इस प्रकार से कुछ ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं होती हैं, और बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आज की क्लास में छोटी सी थी, इसलिए आपको आज दोनों क्लास आपको प्राप्त होगी। इससे पहले आप लोग जो ध्वनियां थी संस्कृत विषय ध्वनियों के संदर्भ में उनको देख चुके हैं और ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग आने वाली कल वाली क्लास में प्रयास करेंगे कि जो वर्नर नियम है
ग्रासमान नियम है और ग्रिम नियम है। ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर, इन तीनों नियमों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी इस टॉपिक, 2 टॉपिक मैंने बताया था पहले ही जब आपको इंट्रो दिया था, पहली क्लास जिस दिन थी भाषा की परिभाषा को लेकर के, तभी क्लियर कर दिया था कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ लिए जाते हैं भाषा के वर्गीकरण से पूछ लिए जाएंगे आपसे क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी बात भारोपीय भाषा के परिवार से पूछ लिए जाते हैं। दूसरी बात ध्वनि नियम से पूछे जाते हैं, ग्रिम नियम हो, ग्रासमान नियम हो, वर्नर नियम हो। उसके बाद आपके अर्थ परिवर्तन से पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद ध्वनियों का, जो मानवीय ध्वनियां हैं, चाहे वो स्पर्श ध्वनि हो, अर्धस्वर ध्वनि हो, संघर्षी ध्वनियां हो, चाहे वो स्पर्श ध्वनियां हो, यहां से भी प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। बाकी ये टॉपिक है पाठ्यक्रम में पूरा पढ़ना है, इसलिए हम लोग इन टॉपिकों पे चर्चा कर लिए हैं। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। बाकी कोई समस्या हो, बाकी हम लोग जब क्वेश्चंस लगाएंगे भाषा विज्ञान के, तो पता चलेगा इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी एक बार प्रयास करिएगा, और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा, फिर उस पर हम लोग मिलकर के चर्चा करेंगे। धन्यवाद। युवा साथ युवा।